नमस्कार। डीडीसी चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गिनती जारी है, लेकिन जो ताजा रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी जम्मू क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन कर रही है और अपने तमाम प्रतिद्वंद्वी से बेहद आगे बनी हुई है, जबकि कश्मीर क्षेत्र में गुपकार अलायंस अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। श्रीनगर की पलहामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के एजाज हुसैन ने जीत दर्ज की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कश्मीर घाटी में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में तो वो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश, जो कि जेपी नड्डा की टीम के युवा चेहरे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, देखिए हरदीप जी, ऐसा है कि इस जीत के संकेत जो हैं वो दीर्घकालिक होने वाले हैं। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। ये जीत लोकतंत्र की है। ये जीत उन लोगों की है जिनकी आस्था लोकतंत्र पे है। आज तक क्या होता आया था, कुछ परिवारवादी शक्तियां, कुछ वंशवादी शक्तियां जो कुशासन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त, अभी रोशनी स्कैम के माध्यम से हम लोगों ने देखा किस प्रकार लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। कौड़ी के भाव में जमीन लिए गए और तमाम ऐसी चीजें हैं। तो आज के जो चुनाव हैं और अभी तक के जो रुझान आए हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये जीत लोकतंत्र की है। जम्मू कश्मीर के आवाम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आस्था लोकतंत्र में बरकरार है। और इससे कम से कम ये स्पष्ट हो गया है कि जो निर्णय, जो हमारा इतना लंबा डिमांड था कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना है, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इस नारे को हम लोगों ने चरितार्थ करने का काम किया है। और जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने इस निर्णय को लिया, तो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से लोगों ने स्वीकारा है इस बात को। ये उस बात का संकेत है। देखिए, ऐसे ऐसे जिले जहां से लोग बड़ी संख्या में निकल के आकर के वोट दिया है, वो चाहे महिलाएं हो, वृद्ध लोग हो, यंगस्टर्स हो, सब लोगों ने आकर के अपना मताधिकार दिया है, अपना जनादेश दिया है। जीत किसी की भी हो अंततोगत्वा, लेकिन ये जीत लोकतंत्र की जीत है। आपने भारी जो मतदान की बात की कि लोग किस तरीके से बाहर निकले, वाकई ये बहुत बड़ा चेंजेस था। अगर हम 90 के दशक में जो आतंकवाद की वजह से जो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में जो मतदान था वो बेहद कम देखने को मिलता था, इस बार मतदान उन क्षेत्र में भी ज्यादा देखने को मिला है, जैसे पुलवामा क्षेत्र है, शोपियां है, अनंतनाग है, कुलगाम है। यहां पर सेकंड थर्ड फेज में 60% से ज्यादा मतदान था। और अगर हम ओवरऑल देखें तो 2015 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव की तुलना में भी काफी ज्यादा मतदान था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यहां पर यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि गुपकार अलायंस 370 को बार बार जोड़ने की बात कर रहा था। क्या हम माना जाए कि लोग इसको पीछे छोड़ चुके हैं, 370 के मुद्दे को पीछे भुला चुके हैं, आगे विकास और शांति की राह पर बढ़ना चाहते हैं? किस तरीके से आंकते हैं इस मामले पे आप? नहीं, हरदीप जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। और जैसे देश के प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं नया कश्मीर, तो जो कश्मीर का युवा है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वो नई चीजें चाहता है, वो नई आकांक्षाएं चाहता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं न्यू इंडिया के एस्पिरेशंस क्या होंगे, तो उस न्यू इंडिया के एस्पिरेशंस में वो कश्मीर का भी युवा है, कश्मीर की भी युवती है। वो भी चाहते हैं कि भाई न्यू इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, हम उसके पार्ट एंड पार्सल कैसे बने, हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करें, हम उससे बेनिफिट कैसे लें। स्टैंड अप इंडिया का स्कीम हो, स्टार्टअप इंडिया का स्कीम हो, लगातार कश्मीर का युवा जो है वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता रहा है। लेकिन कुछ परिवारवादी लोग, कुछ वंशवादी लोग जो निरंतर अपने आप को समझते थे कि भाई सोल रिपोजिटरी हम ही हैं, हम ही जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे, हम ही कुछ 7-8 परिवार हैं। देखिए, 2 परिवार ऐसा है जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार थे, 7-8-10 परिवार थे, जहां पे सत्ता केंद्रित थी, जहां पे संसाधन सारे के सारे केंद्रित थे और जानबूझ करके उसका विकेंद्रीकरण नहीं हो पाता था। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए एक तो अपने को यह समझना चाहिए कि जो नई पीढ़ी आ रही है, उस नई पीढ़ी के मन में ये इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल है कि हम भी शेष भारत के युवाओं के तरह न्यू इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पार्ट कैसे बने। और 370 और 35 का जो निर्णय था, इसका बड़ा ही दीर्घकालिक प्रभाव होना है। देखिए, हम सब जानते हैं, जिसको भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जिसका भी थोड़ा बहुत अध्ययन है इस मुद्दे का, वो जानता है कि किस प्रकार वहां के वंचित वर्ग के लोग, वहां की महिलाएं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान जिससे बाकी देश के लोग लाभान्वित होते थे, वहां पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि 370 की दीवार खड़ी थी।
370 की दीवार हटने से सेंट्रल असिस्टेंस वहां जाता है। 370 की दीवार हटने से, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वहां वाल्मीकि भाई थे, उन्होंने पहली बार वोट दिया इन चुनावों में। देखिए नहीं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देते थे, लेकिन इस बार निकाय के चुनाव में, डीडीसी के चुनाव में उनका वोट देना एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ा तबका है। आपको पता है कि वो ऐसे उनको दबाया गया कि वो लोग सफाई कर्मचारी के आगे किसी नौकरी में अप्लाई करने योग्य ही नहीं समझे जाते थे। तो 370 और 35 को जो हटाने का निर्णय था, आज के इस भारी बहुमत से कम ये स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे उस निर्णय के साथ मजबूती से खड़े हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं, उससे भी जम्मू कश्मीर की आवाम लाभान्वित होगी। जी, जो इस बार लेकिन एक तो 370 हटाने का विरोध किया गुपकार अलायंस के तमाम पार्टियों ने, लेकिन उसी के चलते, उसी के ये कहेंगे नतीजे में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, उसमें शामिल हुए गुपकार अलायंस की पार्टी। लेकिन सब लोग मिलकर लड़े। दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, वो साफ तौर पर नजर आया। लेकिन अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं एक तरह की पार्टी जो एक तरह का गुटबाजी है, वो साफ नजर आई। क्योंकि कई इलाकों में ऐसा है कि इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे, हालांकि वहां पे अलायंस में थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि बड़गांव में, चडूरा में पीडीपी और एनसी एक दूसरे के आमना सामने थी। कुलगाम में जो सीपीएम है वो इनके साथ अलायंस में थी, लेकिन कुलगाम में तमाम सीटों पर ये दो सीपीएम हेड ऑन लड़ रही थी, पीडीपी से भी, एनसी से भी। तो इस गुपकार अलायंस का भविष्य है और इनकी राजनीति पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, देखिए, मैंने तो शुरू में ही कहा कि ये अपने आप को पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें ये लोग पी को गलत बताते हैं। इस पी में पीपल्स कहीं नहीं है। इस पी का मतलब है पावर सीकर। इस पी का मतलब है पावर ब्रोकर, जो लोग निरंतर पीपल्स के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं, लोगों को बरगलाते आए हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ही हद कर दी थी। उन्होंने कहा कि भाई हम ही हैं, मी फर्स्ट, मी ओनली, माई फैमिली, माई सन, माई डॉटर। तो इस मानसिकता से बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है, और ये बहुत ही जरूरत है आज के दिन में, जब लोगों ने बैलेट को चुना है, बुलेट को नकारा है। लोगों ने टूरिज्म को चुना है, टेररिज्म को नकारा है। तो ये हम लोग बहुत आशान्वित हैं। जिस प्रकार लोगों का जनादेश, लोगों का आशीर्वाद, देखिए लोगों का जो फीडबैक था, हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेता वहां पे कई दिनों से कैंपेन कर रहे थे, उन लोगों को जैसे उस गर्मजोशी से रिसीव किया गया, ये दिखाता है। देखिए, पहली बार मुझे बताया गया कि डल गेट के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पीकर से बकायदा, जो लोकतंत्र का पर्व हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में लोग डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया गया जम्मू कश्मीर में बड़े ही निश्चल भाव से, बहुत ही निर्भयता के साथ। तो ये संकेत बहुत लंबे चौड़े हैं इसके, हम सबको समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम और शेष देश के आवाम में कोई अंतर थोड़ी ना है। जानबूझ के सियासत के वजह से 370 को अब तक खींचने का क्या मतलब था, 35 को अब तक खींचने का क्या मतलब था? जानबूझ के भाई यहाँ पे सीबीआई ना आए, यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना आए, यहाँ पे आरटीआई ना आए, यहाँ पे कोई भी सेंट्रल एजेंसी आए ना, हम अपने मन मुताबिक भ्रष्टाचार करते रहें, संसाधनों का दोहन करते रहें और करप्शन करते रहें, इसके लिए 370 का उपयोग किया गया। वहां पे लोकतंत्र के नाम पे उन्होंने अपने सल्तनत को बढ़ावा दिया है, और ये सब जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा है। और अब धीरे धीरे इनके अंत की शुरुआत प्रारंभ हो गई है। जीत अंततः किसी की हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीत लोकतंत्र की हुई है वंशवाद के ऊपर, जीत जनतंत्र की हुई है परिवारवाद के ऊपर, जीत पारदर्शिता की हुई है भ्रष्टाचार के ऊपर। एक और जो बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला वो था पॉलिटिकल रिजर्वेशन। महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, एससी एसटीज को मिला है। 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने का जो असर था वो हमने कश्मीर घाटी में भी देखा कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आ रही थी और वो कैनवसिंग में, कैंपेनिंग में डांस कर रही थी रोड पर, और वो एकदम ये कहें कि ऐसा लग रहा था कि शायद उनको एक तरह की आजादी मिली है। इस तरीके इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये हमारे लिए बस नारा नहीं है हरदीप जी, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। या अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हमारे लिए एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। समाज के सभी वर्गों की मन में क्या आकांक्षाएं हैं, क्या चिंताएं हैं,
क्या चुनौतियां हैं, उन सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, कुल 22 उम्मीदवारों में से 300-400 उम्मीदवार महिलाएं थी। तो बहुत हम्म, बड़ा संकेत है। अगर कोई महिला लोकतांत्रिक रूप से सक्रिय हो जाती है, तो उसका परिवार का सक्रिय होना, उसके आसपास के समाज का सक्रिय होना भी स्वाभाविक है। और जो आताताई हो गए थे, जो लोग इतने आक्रामक हो गए थे, जो लोग इतने तानाशाह हो गए थे पिछले 7 दशकों में, देखिए वहां तो मतलब आपको जानकारी होगी कि भाई हाई कोर्ट को आना पड़ता है कि भाई मान लो किसी जम्मू कश्मीर की महिला की शादी किसी नॉन रेजिडेंट से हो जाती है, तो भाई उसके जी, बच्चों को सक्सेशन राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी चिंता होती है। देखिए कोर्ट को बात बात पे आना पड़े, ये चीज ठीक नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये समझ लिया है। विकेंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कहता हूँ। देखिए जब देश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, 3 टियर ऑफ गवर्नेंस, भाई केंद्र में संसद रहेगा, प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद रहेगा, और आपके ग्रामीण या शहरी निकाय में भी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था की गई थी। तो पहली बार डीडीसी का चुनाव होना, पहली बार बीडीसी का चुनाव होना, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो, तो लोकतांत्रिक तरीके से हम्म, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टेकिंग डिसीजन ऑन योर बिहाफ। आज तक जम्मू कश्मीर के आवाम के स्थान पे वहां के कुछ परिवार ही उनके लिए निर्णय लेते आए थे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा का पूरा उन्होंने जिस प्रकार भ्रष्टाचार कहिए और उन्होंने तानाशाही मचा के रखी थी, अब लोगों को ये स्पष्ट हो गया बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। हम लोग भी मुख्यधारा में आना चाहते हैं, और जल्द से जल्द, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, कि उन लोगों के अंत का प्रारंभ हो गया है। जम्मू कश्मीर की आवाम भी मुख्यधारा के साथ आएगी और न्यू इंडिया स्टोरी में कंट्रीब्यूट करेगी और उससे बेनिफिट भी लेगी। जी। अगर मैं बीजेपी के भविष्य का प्लान जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ जानना चाहे, तो क्या प्लान हो सकता है बीजेपी का? केंद्र नहीं, सरकार किस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो इंटीग्रेशन है, वो एक तरीके से संवैधानिक इंटीग्रेशन पूर्ण हो चुका है। अब इमोशनल इंटीग्रेशन जो कहीं ना कहीं कुछ कुछ मुद्दे बचे हैं, उसको किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए हमारी प्राथमिकता की अगर सूची आप देखेंगे, उस सूची में सबसे पहले कोई प्रांत आता है तो वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ना ही ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, बट स्ट्रैटेजिकली भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हम लोगों के लिए। और जिस प्रकार का एक विध्वंसक इतिहास रहा है, उस इतिहास से निकलना, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, भाई जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के तर्ज पे ही हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और इस पे हमारी निष्ठा आज भी बरकरार है। अक्रॉस द बॉर्डर से जो भी हरकतें होती हैं, वो लोग अब एक्सपोज हो गए हैं, बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। हम लोग सख्ती के साथ, मजबूती के साथ सामना करेंगे, और उसी स्नेह के साथ, उसी श्रद्धा के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करेंगे। जहां तक पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट की बात है, हम लोग देखेंगे इस बार भी। अभी मैं पढ़ रहा था कि हमारे युवा मोर्चा के एजाज जी को वो विजयी हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में और बहुत निकट भविष्य में, मैं बहुत लंबा आपको समय आपके लिए टाइमलाइन नहीं खींच रहा हूँ, निकट भविष्य में हमारे लोग वहां पे कश्मीर वैली में विधानसभा और लोकसभा भी जीत करके आएंगे, और ये सब हम लोग जल्द से जल्द देखेंगे। आप उसके लिए आश्वस्त रहिए। जी। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप जी। और जम्मू कश्मीर नाउ, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बड़ा लाभान्वित रहा हूँ। मेरी पीएचडी भी धारा 370 और उसके कुछ प्रभावों पे है जो वहां पे सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ा है, उस पर मेरा अध्ययन है। उसमें जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए मैं तो आपका छात्र और आपका कार्यकर्ता आजीवन बना रहूंगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद हरदीप।